गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो बच्चों आप सब? इन दिस चैप्टर व्हाई डू वी फॉल इल, लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द हेल्थ की हेल्थ क्या होती है. आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द हेल्थ. नाउ इन दिस लेक्चर टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डिसीज एंड इट्स डिफरेंट कॉजेज. कि हम पहले ये देखेंगे कि हमारे पास जो डिसीज है वो क्या होती है, कि हम किसको डिसीज कहें. ठीक है ना. देखिए बच्चों, नाम से ही आपको पता है कि यहां पर जो DI है, DI का मतलब होता है विदाउट, और इज का मतलब क्या होता है, सॉरी डिस, डिस का मतलब होता है विदाउट, और इज का मतलब होता है कंफर्ट. तो अगर दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बन गया? विदाउट कंफर्ट. कि जब हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं या कोई अनकंफर्टेबिलिटी हमारे अंदर आ जाती है, दैट मीन्स वी हैव सर्टेन डिसीज. और यू कैन से बीइंग अनकंफर्टेबल is a disease. You can say being uncomfortable. वो डिसीज कहलाएगी. और वी कैन डिफाइन अ डिसीज. तो डिफाइन क्या होगी? एंड कैन बी डिफाइंड एज, हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि एनी फिजिकल, कोई भी हमारा बॉडी का जो फिजिकल है या कोई हमारा कोई फंक्शनल चेंज हमारे अंदर आ जाता है. ठीक है ना. फ्रॉम नॉर्मल स्टेट, क्या हम नॉर्मल अभी है, और इस नॉर्मल स्टेट रहते हैं हमारे बॉडी के अंदर कोई फिजिकल और कोई फंक्शनल चेंज आ जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? डिस्कंफर्ट. और क्या कहेंगे? डिसेबिलिटी हम उसको कह सकते हैं, या हम उसको डिसीज कह सकते हैं. ठीक है ना. Any physical change defined as any physical change or functional change, या कोई फंक्शनल चेंज आ जाता है, फंक्शनल चेंज फ्रॉम नॉर्मल स्टेट, फ्रॉम नॉर्मल स्टेट, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? वो डिस्कंफर्ट होगा. काज डिस्कंफर्ट, हमें दिक्कत होगी. और यू कैन से डिसेबिलिटी, हम उस काम को करने के योग्य नहीं रहेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? डिसीज कहेंगे. और हम ये कह सकते हैं कि नॉर्मली इट इज ड्यू टू, किस कारण हुआ, कि कारण क्या हो सकते हैं. तो कारण तो बेटे डिफेक्टिव हेरिडिटी हो सकती है, कि हमारे डिफेक्टिव हेरिडिटी, हेरिडिटी का मतलब होता है कि जो पैतृक गुण हमें मिलते हैं वो जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं. यू कैन से फ्रॉम द कैरेक्टर्स विच आर पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, उसको हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं. क्या कहेंगे उसको? हेरिडिटी. तो उसमें कोई डिफेक्टिव है, हमारी हेरिडिटी में कोई डिफेक्ट हो सकता है, हमारी हेरिडिटी में ही कोई प्रॉब्लम हो सकती है. फिर दूसरा कारण हो सकता है इनएप्रोप्रिएट फूड, कि फूड हमें प्रॉपर नहीं मिल रहा है, वो भी एक कारण हो सकता है. या डिस्टर्ब्ड मेटाबॉलिज्म हो सकता है हमारा, डिस्टर्ब्ड मेटाबॉलिज्म हो सकता है. और क्या हो सकता है? या कोई पैथोजन अटैक हो सकता है, और पैथोजन अटैक. अब आप कहोगे पैथोजन क्या है? ये डिसीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं. ठीक है ना. लिविंग ऑर्गेनिज्म है डिसीज काजिंग ऑर्गेनिज्म.
जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में कि जो डिसीज के कॉजेटिव एजेंट होते हैं, ठीक है ना। फिर हम कहते हैं कि जब हमें ये सारे इस तरह के इनके कारणों से जो डिस्कम्फर्ट हमें मिलता है उसको हम क्या कहेंगे, डिसीज कहेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि देयर इज ए सिम्टम ऑफ डिस्कम्फर्ट इन ए डिसीज, कि हमें सिम्टम्स दिखाई देंगे डिस्कम्फर्ट के, ठीक है ना। जैसे सपोज फीवर है, वो एक सिम्टम है। डायरिया है, लूज मोशन लग जाते हैं, वो एक सिम्टम है, ठीक है ना। डिजेंट्री है, जिसको पेचिस बोल देते हैं, मीन्स लूज मोशन हो रहे हैं साथ साथ उसके साथ ब्लड भी आ रहा है, उसको हम डिजेंट्री बोलते हैं, या कोई पेन है, ठीक है ना। तो देयर इज ए सिम्टम्स ऑफ डिस्कम्फर्ट, और वो सिम्टम क्या हो सकते हैं, वो सिम्टम होगा जैसे फीवर हो सकता है, ठीक है ना, डायरिया हो सकता है, डिसेंट्री हो सकती है, ठीक है ना, कोई पेन हो सकता है। तो इस तरह से हमारे पास कुछ सिम्टम्स हैं जो हमें उस डिस्कम्फर्ट के दिखाई दे सकते हैं। अब हम यहां पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि एक पर्सन जो हेल्दी है और एक जो डिसीज्ड है, लेकिन एक कंडीशन हो रहा है यहां पे, जिसको हम बोलते हैं डिसीज फ्री। तो डिसीज फ्री में और एक हेल्दी पर्सन में क्या डिफरेंस होगा, वो जरा पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर। अब हम सबसे पहले लेते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन हेल्दी एंड डिसीज फ्री। distinction between मैंने बोला हेल्दी, कि आप हेल्दी किसको बोलोगे, या हम कहते हैं कि डिसीज फ्री किसको बोलोगे आप। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये भी, कि एक हेल्दी पर्सन में और एक डिसीज फ्री पर्सन में क्या डिफरेंस आता है। देखिए अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि जो हेल्दी है इट इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग। पहला डिफरेंस तो यही आ जाएगा, इट इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। कि यहां पर हेल्दी पर्सन उसको कहते हैं कि जो फिजिकली, मेंटली एंड सोशली फिट है, ठीक है ना, उसको हम क्या कहेंगे, हेल्दी कहेंगे। लेकिन जब हम एक बात करते हैं डिसीज फ्री की, ए स्टेट ऑफ ए पर्सन इन विच absence ऑफ एनी डिस्कम्फर्ट, ठीक है ना, और यू कैन से डिसअरेंजमेंट ऑफ बॉडी फंक्शन, कि उसके अंदर ऐसा कोई सिम्टम ही नहीं है, ऐसा कोई डिस्कम्फर्ट ही नहीं है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम डिसीज फ्री बोल सकते हैं। तो स्टेट ऑफ, इट इज स्टेट ऑफ absence ऑफ एनी डिस्कम्फर्ट, कि उसके अंदर कोई डिस्कम्फर्ट है ही नहीं। और डिस्कम्फर्ट के अलावा हम इसको कह सकते हैं कि कोई भी उसके अंदर डिसअरेंजमेंट ऑफ द बॉडी। डीअरेंजमेंट, नॉट डिसअरेंजमेंट, इट इज डीअरेंजमेंट, सॉरी, डीअरेंजमेंट ऑफ, दोबारा लिख देता हूं, और डी अरेंजमेंट ऑफ बॉडी फंक्शन, जो बॉडी है वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई उसमें डी अरेंजमेंट अवेलेबल नहीं है। अब बात कर लेते हैं दोबारा से कि हेल्दी में और क्या डिफरेंस हो सकता है। देखिए जब भी कोई हेल्थ की अब बात करते हैं एक पर्सन की, इट विल बी डिसीज फ्री एज वेल एज, कि जो हेल्दी पर्सन होगा डिसीज फ्री होगा ही होगा, ठीक है ना। क्या होगा, ए हेल्दी पर्सन
will be disease free as well. A healthy person will be disease free as well. कि वो क्या होगा, डिसीज फ्री होगा. लेकिन जब हम डिसीज फ्री पर्सन की बात करते हैं, वो हेल्दी भी हो सकता है, वो अनहेल्दी भी हो सकता है. ए डिसीज फ्री पर्सन, ठीक है ना, कैसा हो सकता है, मे बी, कैन बी हेल्दी और अनहेल्दी, दोनों हो सकता है. कैसे, अब आप उसको यहां पर समझ सकते हैं कि एक उसको डिसीज नहीं है कोई भी, लेकिन वो हेल्दी भी हो सकता है, अनहेल्दी भी हो सकता है. अब जैसे मान लो एक डांसर है, एक डांसर के लिए उसकी हेल्थ क्या है, उसकी हेल्थ होगी उसके अंदर कितनी स्ट्रेचेबिलिटी है. अगर स्ट्रेचेबिलिटी है तो वो एक अच्छा डांसर हो सकता है, अलग अलग पोस्टर वो बना के अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकता है. लेकिन अगर वो उसके अंदर स्ट्रेचेबिलिटी नहीं है, ठीक है ना, डिसीज तो नहीं है, वो तो है ही है, एब्सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट तो है ही, लेकिन उसके अंदर स्ट्रेचेबिलिटी नहीं है, तो वो क्या होगा, वो अनहेल्दी होगा. उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो हेल्दी नहीं. क्लियर. तो इस तरह से जो हम ये कह सकते हैं, जो हेल्दी पर्सन होगा उसके अंदर वो डिसीज फ्री होगा, लेकिन जो डिसीज फ्री होगा वो हेल्दी भी हो सकता है, वो अनहेल्दी भी हो सकता है. फिर हम कह सकते हैं कि अब बात करते हैं कि जो हेल्थ है, हेल्थ डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल एज वेल एज फिजिकल एंड द एनवायरमेंट. कि जो हेल्थ है किसके ऊपर डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल, कि जो इंडिविजुअल है उसके जो फिजिकल है, इंडिविजुअल फिजिकल, मेंटल एंड इट्स एनवायरमेंट, और उसके एनवायरमेंट के ऊपर डिपेंड करती है हेल्थ. क्योंकि इनमें से एक भी फिजिकल या मेंटल या एनवायरमेंटल रिलेटेड कोई भी अगर इसमें से हटा दे तो वो पर्सन हेल्दी नहीं हो सकता. लेकिन यहां पर अगर हम बात करते हैं डिसीज फ्री की, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल ओनली. इट इज ओनली रिलेटेड टू इंडिविजुअल. वो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इंडिविजुअल के ऊपर ही डिपेंड करती है. तो लास्ट जो हम यहां पर डिफरेंस करेंगे कि यहां पर जो एक पर्सन है वो एनर्जेटिक हो सकता है, ठीक है ना, एंड एबल टू यू कैन से परफॉर्म एज पर द रिक्वायरमेंट. कि जो हेल्दी पर्सन होगा, ठीक है ना, वो क्या होगा, एनर्जेटिक रहेगा और जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग वो काम कर सकता है. तो लास्ट डिफरेंस है कि जो पर्सन है, द पर्सन इज एनर्जेटिक एंड परफॉर्म एज पर रिक्वायरमेंट. कि जैसी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हेल्दी पर्सन काम कर सकता है. लेकिन इस केस में क्या होगा, पर वो अगर हम कहते हैं कि कोई डिसीज पर्सन है, क्या या हम कहते हैं कि जो परफॉर्मेंस ऑफ डिसीज फ्री पर्सन है, इट डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंट और उसके जो पर्सनल एटीट्यूड पे, ठीक है ना. कि जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस ऑफ डिसीज फ्री पर्सन डिपेंड्स अपॉन उसके एनवायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, एनवायरमेंट एंड पर्सनल, उसका एटीट्यूड कैसा है उसके ऊपर वो निर्भर करता है. तो इस तरह से हम यहां पर एक हेल्दी में और एक डिसीज फ्री में डिफरेंशिएट कर सकते हैं. अब हम यहां पर नेक्स्ट टॉपिक लेंगे कि हमारे पास की जो डिसीज है वो आपको दिखेगी कैसे, कि व्हाट डज डिसीज लुक लाइक. ये हमारा क्वेश्चन है
कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमें डिसीज है? अगर डिसीज है तो हमें किस तरह के लक्षण या जो हम सिम्टम्स की बात करते हैं वो हमें कैसे दिखाई देते हैं? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और टॉपिक है व्हाट डज डिसीज लुक लाइक? What does disease look like? ये देखिए बच्चों, बड़ा ही सिंपल ढंग से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे कि जैसे हम सभी जानते हैं कि हमारा जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, कि हम बात करते हैं जैसे टिश्यू है, सभी टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स बनाते हैं। और ये सभी ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बढ़ाते हैं। यहां पे बढ़ाते नहीं बढ़ाते हैं? क्लियर? और हम ये जानते हैं कि जितने भी हमारे पास ऑर्गन सिस्टम हैं, ठीक है ना, ईच ऑर्गन सिस्टम इन द बॉडी परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। बात मानते हो? क्लियर है कि जितने भी है, जैसे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसका स्पेसिफिक फंक्शन क्या है कि हमारे पास उसके अंदर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है और वो सारी जितनी भी ट्रांसपोर्ट है हमारी बॉडी के अंदर सारी वो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम करता है। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या काम करेगा? डाइजेशन का काम करता है। क्या काम करता है? डाइजेशन का काम करता है। लेकिन हम जब बात करते हैं कि जो ऑर्गन है या जो हम इन ऑर्गन्स की बात करते हैं, इनके भी तो स्पेसिफिक फंक्शन है, ठीक है ना? एंड ऑर्गन ऑफ ऑर्गन सिस्टम आल्सो हैव स्पेसिफिक फंक्शन। इनके भी क्या होते हैं? स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं। अब जैसे मान लो हम डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जांपल लें तो हम माउथ का काम क्या है? मैस्टिकेट करना, ठीक है। इजोफेगस का काम क्या है? फूड को कंडक्ट करना स्टमक तक। स्टमक का काम क्या है? फूड को मिक्स करना, उसको डाइजेशन करना। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का अब्जॉर्प्शन का और डाइजेशन का। फिर फर्दर हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं, वहां अब्जॉर्प्शन का है, वाटर अब्जॉर्ब होता है, मिनरल अब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट ऑर्गन्स दे आर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि इनमें से किसी भी टिश्यू का, किसी भी ऑर्गन का या किसी ऑर्गन सिस्टम का, ठीक है ना, फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाए, कि सपोज माउथ की फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाए तो क्या डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर चलेगा? या हम बात करते हैं कि स्टमक में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो क्या डाइजेशन प्रॉपर होगा? या हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाए तो क्या खाना डाइजेस्ट होगा? तो हम इसी से बात करते हैं डिसरप्शन इन द फंक्शनिंग ऑफ एनी टिश्यू, एनी ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम विल कॉज डिस्कम्फर्ट। सीधी सी बात यह है, इससे हमें यही पता लगता है। क्या पता लगता है हमें? डिसरप्शन इन फंक्शनिंग ऑफ एनी टिश्यू, कोई टिश्यू, एनी ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम, कि इनका जो फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है ना, विल कॉज डिस्कम्फर्ट, विल कॉज डिस्कम्फर्ट। इससे क्या होगा? हमें डिस्कम्फर्ट हो जाएगा। और डिस्कम्फर्ट है क्या? डिसीज है। और डिसीज आगे बात समझ में, ठीक है ना। और अब ये बात करते हैं कि ये जो हम कहते हैं कि डिसरप्शन है किसी फंक्शन का, ये हमें आउटर भी दिखाई दे सकता है कि हमारे आउटर पार्ट में भी हो सकता है और हमारे इंटरनल पार्ट में भी हो सकता है। लेकिन जो आउटर है वो तो हमें इमीडिएटली दिखाई दे सकता है, लेकिन जो इंटरनल है वो हमें इमीडिएटली पता ही नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो जो डिसरप्शन है ऑफ एनी
जो डिसरप्शन है इज इंटरनल as well as एक्सटर्नल, दोनों हो सकते हैं। लेकिन जब हम इंटरनल डिसरप्शन की बात करते हैं, काज ऑफ द डिसीज यू कैन से इंटरनल डिसरप्शन या इंटरनल प्रॉब्लम या फंक्शनिंग हो रही है, कैन नॉट बी नोन इमीडिएटली। डिसरप्शन इफ एज डिसरप्शन इज इंटरनल, अगर हमें डिसरप्शन इंटरनल है, ठीक है ना, द काज ऑफ द डिसीज इज डिसरप्शन इज द इंटरनल काज ऑफ द डिसीज कैन नॉट बी नोन इमीडिएटली, क्यों इमीडिएटली हमें पता नहीं चल सकता, ठीक है ना। सो हमें क्या करना पड़ेगा उसको, इट कैन बी डायग्नाइज बाय साइन एंड सिम्टम। तो हम उसको कैसे डायग्नाइज करेंगे, उसको हम कैसे पता लगाएंगे, ठीक है ना। सो कैन बी डायग्नाइज्ड बाय, हम क्या देखेंगे उसमें, सिम्टम्स देखेंगे, एंड उसमें हम साइन देखेंगे, SGIN साइन। तो अब हम इन दो चीजों को बड़ा क्लियरली यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इनको अगर हमने समझ लिया तो हम ये समझ लो कि हमें पता लग जाएगा डिसीज होती क्या है, और जो डॉक्टर जो फिजिशियन बैठे हैं मार्केट के अंदर वो कैसे हमें मेडिसिन देते हैं। देखिए आप सभी डॉक्टर के पास जाते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन डॉक्टर का क्या रहता है, हाँ भाई क्या हुआ है, तो आप कहोगे सर पेट में दर्द है, या मुझे स्टमक एक है, या मुझे हेडेक है, या मुझे मस्कुलर पेन है। आप क्या बता रहे हो, साइन बता रहे हो, सिम्टम बता रहे हो, मीन्स ये लक्षण है। लेकिन अब वो डॉक्टर क्या करता है, उन सिम्टम्स के बेसिस पे आपको एक पर्टिकुलर मेडिसिन दे देगा। वो पहले क्या करता है, आपके सिम्टम कम करने की कोशिश करेगा, उसको डिसीज का नहीं पता लगता, लेकिन फिर भी वो कोशिश करता है कि वो पर्टिकुलर काज का पता कर ले उन सिम्टम्स के बताने से, क्योंकि जो सिम्टम होगा ना वो एक कलेक्टिव लक्षण है, और वो कोई एक डिसीज का नहीं होता, वो कई डिसीज का एक ही लक्षण हो सकता है। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं कि अगर मैं बात करूं हेडेक की, अब किसी को सिर में दर्द है तो आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर डिसीज के कारण हो सकता है, वहां पर कई कारण हो सकते हैं सिर दर्द के। पहला कारण आईसाइट कमजोर हो सकती है, ठीक है, जिसका ब्लड प्रेशर हाई हो उसको भी हेडेक हो सकता है, जिसके ऊपर स्ट्रेस हो, कोई बर्डन हो, उसको भी हेडेक हो सकता है, या मेनिंजाइटिस एक प्रॉब्लम है जो हेड से रिलेटेड है, कि ये लेयर्स होती हैं हमारे ब्रेन के अंदर जो ब्रेन को कवर करती हैं, प्रोटेक्ट करती है, उनमें इन्फेक्शन हो सकता है, उसकी वजह से हेडेक हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब डॉक्टर को आपने सिम्टम बता दिए हैं, लेकिन सिम्टम ये है कि वो पर्टिकुलर एविडेंस है कि हाँ डिसीज है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है। आप आइडिया लगा सकते हैं कि एक पर्टिकुलर डिसीज है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि यही डिसीज है। हाँ ये कह सकते हैं कि मे बी दिस और मे बी दिस, एक अंदाजा यहां पर डॉक्टर लगा लेता है। तो सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे यहां पर सिम्टम्स, और उसके बाद हम लेंगे साइन। तो हम हेडिंग है हमारा सिम्टम्स एंड साइन। तो सबसे पहले हम यहां पर सिम्टम्स को देखते हैं कि सिम्टम है क्या, किसको हम कहेंगे। देखिए सीधी सी बात है कि दे आर एविडेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द डिसीज। फर्स्ट पॉइंट, दे आर द एविडेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ए डिसीज, कि कोई डिसीज है उसका वो सीधा सीधा क्या है, एविडेंस है, ठीक है ना। एंड दीज आर इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, उसके स्ट्रक्चरल चेंज में हो सकते हैं, किसी फंक्शनल चेंजेस में हो सकते हैं, बॉडी के किसी पार्ट में।
बॉडी में भी हो सकते हैं, बॉडी के किसी पार्ट में भी हो सकते हैं। सेकंड, दीज आर प्रेजेंट इन स्ट्रक्चरल चेंजेस, में स्ट्रक्चरल चेंजेस की फॉर्म में भी हो सकते हैं और फंक्शनल चेंजेस की फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है ना, जैसे आप बता रहे हो कि सिर में दर्द है या आप कुछ और बता रहे हो कि मेरे पेट में दर्द है, तो ये क्या हो गया, ये एक चेंज बता रहे हो कि मेरी फंक्शनिंग में, मीन्स आप खाना नहीं खा पा रहे हैं, पेट में दर्द है इन द बॉडी और कोई बॉडी पार्ट में। आगे बात समझ में कि एक फंक्शनल चेंज भी हो सकता है और एक स्ट्रक्चरल चेंज भी हो सकता है। और हम ये कह सकते हैं कि दे इंडिकेट दैट समथिंग इज रॉन्ग इन द बॉडी। क्या इंडिकेट करते हैं, दे इंडिकेट समथिंग इज रॉन्ग इन द बॉडी, कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ गलत चल रहा है। ठीक है ना। और अगर हम बात करते हैं इंटरनली की, में भी अगर हम फील करते हैं इंटरनली, लाइक हम पेन फील करते हैं बॉडी के अंदर या एब्डोमेन के अंदर या हेडेक के अंदर, अगर हम इंटरनल जो कहते हैं रोग क्या है, वो क्या हो सकता है, इट में भी कि इंटरनली हम फील कर सकते हैं, मे बी वी फेल्ट इंटरनली, मे बी वी फेल्ट, पेन फील कर सकते हैं, पेन इन किसमें, स्टमक में, एब्डोमेन में, ठीक है ना। और हमें सिर में दर्द हो सकता है जिसको हम हेडेक कहते हैं, हेडेक। ये हमारे इंटरनल, और एक्सटर्नल आर विजिबल, जो आपको बाहर दिखाई देंगे, एक्सटर्नल आर विजिबल। अब अंदर वाले दिखेंगे थोड़ी, वो तो आप सिर्फ फैक्ट करोगे, आप सिर्फ महसूस करोगे कि हाँ ये हो रहा है, मेरा जी में चला रहा है, मीन्स मेरा कच्चा जी हो रहा है, मीन्स नोजिया फीलिंग आ रही है, मेरा वोमिटिंग करने का मन कर रहा है। तो अब ये क्या हो गया, ये इंटरनल फीलिंग आ रही है हमारे अंदर कि अंदर से ऐसा हो रहा है, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते, सिर्फ उसको फेल्ट कर सकते हैं। लेकिन जब एक्सटर्नल की बात करते हैं कि दे आर विजिबल, कि आप देख सकते हैं कि जो वाउंड है, आपको चोट लगी है, विद पस, फुंसियां निकल गई हैं, वाउंड विद पस, आपको खांसी हो रही है, ठीक है, क्या हो रही है, खांसी, कफ हो रही है, ये भी एक सिम्टम है जो आपको दिखाई दे रहा है बाहर, कफ हो रही है, या कोल्ड आपको हो गई है, जुकाम हो गया है, कोल्ड, ठीक है बच्चों। और लूज मोशंस लग गए हैं, लूज मोशंस हो गए हैं, और फीवर हो गया है। फीवर में क्या होगा, आपका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। तो ये फीवर भी क्या होगा, ये एक्सटर्नल विजिबल उसमें आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हम यहां पर देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो हमने सिम्टम्स की बात करी है कि वो इंटरनली भी हो सकते हैं, वो एक्सटर्नली भी हो सकते हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं जो इंटरनली हैं उनको हम फील कर सकते हैं, लेकिन जो एक्सटर्नली है दे कैन बी इजीली विजिबल, ठीक है ना। नेक्स्ट फिर आता है जो मैंने अभी बोला कि ये सारे सिम्टम्स सिर्फ एक आइडिया देते हैं कि एक पर्टिकुलर डिसीज है, तो हम ये कह सकते हैं दे डू नॉट गिव एग्जैक्ट काज ऑफ द डिसीज। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट है, दे डू नॉट गिव एग्जैक्ट काज ऑफ डिसीज। आपको एग्जैक्ट काज का यहां पर पता नहीं लगेगा, ठीक है ना। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल ऑलरेडी पहले दे चुका, जैसे हेडेक है किसी को, एग्जांपल के तौर पर बताऊंगा। एग्जांपल है सपोज हेडेक है,
अब जो हेडेक हुआ है, मे बी इट इज ड्यू टू प्रॉब्लम इन आईसाइट, कि आईसाइट में कोई प्रॉब्लम हो तब भी हेडेक हो सकता है। मे बी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो, ब्लड प्रेशर हो, किसी को ब्लड प्रेशर में कोई बदलाव हो, कम हो या ज्यादा हो, उससे भी डिस्टर्ब हो सकती है। या कोई स्ट्रेस हो, माइंड पे, दिमाग पे कोई स्ट्रेस हो सकती है। या एक डिसीज होती है मेनिंजाइटिस, कि ये जो मेनिंग्स होती है बेटे, ये ब्रेन को प्रोटेक्शन देती है, कवरिंग, जैसे हार्ड कवरिंग है, उसके अंदर फिर हमारी मेनिंजेस होती हैं, और इनमें इन्फेक्शन को हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस। तो इन मेनिंजाइटिस के कारण भी हेडेक हो सकता है। तो इसलिए जो सिम्टम है, हम कह सकते हैं कि दे डू नॉट गिव द एग्जैक्ट कॉज ऑफ ए डिसीज, नहीं देते। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अब साइन क्या है। ठीक है, अब जरा साइन को देख लेते हैं कि साइन क्या होगा। देखिए बच्चों, ये एक डेफिनेट इंडिकेशन होता है ऑफ ए पर्टिकुलर डिसीज, और मोस्टली साइन का हमें तब पता लगता है जब हम लेबोरेटरी टेस्ट के लिए जाते हैं। आपने देखा भी होगा, डॉक्टर की जब स्ट्रेटेजी याद करो, जब आपको कोई डिसीज हुई, आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने क्या किया, आपको दवाई दे दी और ये बोला कि परसों फिर आ जाना। आप दवाई पूरी करके परसों फिर आ जाते हैं, नेक्स्ट डे फिर वो फिर चेक करता है, वो फिर एक दिन का टाइम और देता है बीच में, ऐसे करते मतलब 4 दिन की ट्रीटमेंट उसने आपको दे दी। लेकिन जब फिफ्थ डे हो जाता है और वो सिम्टम्स आपके कम नहीं हुए, तो डॉक्टर क्या कहता है, भाई एक बार ब्लड रिपोर्ट करा लो। अब वो क्या करता है, क्योंकि उसने आपको अंदाजे से दवाई दी थी कि हाँ ये डिसीज हो सकती है, क्योंकि सिम्टम आ रहे हैं, और इसलिए आपको बोला गया है कि जो सिम्टम्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर डिसीज के नहीं होते, वो कलेक्टिव होते हैं। तो अब पता नहीं चल रहा है कि पर्टिकुलर डिसीज कौन सी है, क्योंकि अगर हमें बैक्टीरियल डिसीज है और हम उसे वायरल मेडिसिन खाएं तो हमें आराम ही नहीं लगेगा, या वायरल डिसीज हो तो उसे बैक्टीरियल हम मेडिसिन खाएं तो हमें आराम ही नहीं लगेगा, क्योंकि दे आर वेरी डिफरेंट। उनके एक्ट करने का यू कैन से वो जो मैकेनिज्म है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसलिए डॉक्टर आपको कहेगा कि हमें टेस्ट ले जाना है। उससे वो क्या करना चाह रहा है, वो साइन को देखना चाहता है कि उसका पर्टिकुलर काज क्या है। तो इसका मतलब क्या, जो साइन है वो एक डेफिनेट इंडिकेशन देता है डिसीज का। ठीक है ना, तो साइन क्या है, साइन देयर आर, सॉरी क्या है, दीज आर डेफिनेट। साइन क्या है, दीज आर डेफिनेट इंडिकेशन ऑफ पर्टिकुलर डिसीज। क्या है ये, इंडिकेशन है एक पर्टिकुलर डिसीज का कि हाँ यही डिसीज है, और ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम, ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स। ये डॉक्टर क्या कर रहा है, वो सिम्टम्स के बेसिस पे क्या काम कर रहा है, फिजिशियन सर्च फॉर द डेफिनेट क्लू और साइन ऑफ द डिसीज। फिजिशियन सर्च फॉर डेफिनेट क्लू। क्लू का मतलब यह है कि इसको पर्टिकुलर साइन मिल जाए, क्लू मिल जाए कि वो एक पर्टिकुलर डेफिनेट क्लू को देख रहा है। साइन, क्लू और साइन ऑफ द डिसीज। क्लियर हो गया। आज आपको सिखा दूंगा कि डॉक्टर आपको दवाई कैसे दे रहा है और आपको कैसे रिएक्ट करना है, और आपको मेडिसिन लेनी है तो कैसे लेनी है। ठीक है ना, तो इसलिए हम आज आधे डॉक्टर तो ऐसे ही बन जाएंगे कि कैसे बीमारी होती है और हम इसे कैसे बच सकते हैं, हमें किस तरह से मेडिसिन देनी चाहिए, किस तरह से मेडिसिन
लेनी चाहिए। क्लियर। अब अगला पॉइंट आता है कि अगर जब हम साइन के लिए जाते हैं हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इवन वी हैव टू गो फॉर लेबोरेटरी टेस्ट टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ द डिसीज। ठीक है ना। फॉर दिस हम क्या करेंगे, सर्टेन इंस्ट्रूमेंट का हम इसका इस्तेमाल है। फॉर दिस सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड, कि सर्टेन इंस्ट्रूमेंट का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। एंड इवन गो फॉर लेबोरेटरी टेस्ट। लेबोरेटरी टेस्ट किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम जानना चाह रहे हैं, फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि कॉज ऑफ द डिसीज क्या है। टू फाइंड आउट कॉज ऑफ द डिसीज, कि हमारे पास डिसीज का कॉज क्या है। क्लियर। तो चलिए हम साइन एंड सिम्टम्स सीख गए हैं कि साइन सिम्टम्स को देख के हम क्या पता लगा सकते हैं, साइन को देख के हम पता क्या लगा सकते हैं। ठीक है ना। जैसे आपने नाम सुना भी होगा, विडाल टेस्ट, टाइफॉइड टेस्ट, मलेरिया टेस्ट। तो इनके लिए स्पेसिफिक एक टेस्ट होते हैं, और जब हमें पता है मलेरिया क्या हो रहा है तो किसके कारण हो रहा है, वो हमें एक स्पेसिफिक डिसीज का पता लग जाता है। ठीक है ना। एक वायरल भी आपको बुखार चढ़ जाता है, लेकिन मलेरिया में भी बुखार आता है। अब उन दोनों को डिफरेंस करने का तरीका क्या रहेगा, तो जो मलेरिया होगा प्लाज्मोडियम से होता है। ठीक है ना। तो इसलिए हमें उसका टेस्ट करना पड़ेगा, और जो विडाल टेस्ट है वो बताएगा कि हमें मलेरिया है या नहीं। तो अब जरा सा इसके बाद हम यहां पर नेक्स्ट जो करेंगे, अब हम सिम्टम में और साइन में एक जो डिफरेंस अगर हमें याद रखना है, बिल्कुल शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना। तो हम एक सिम्टम में और एक साइन में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। क्वेश्चन ये आता है कि हाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन साइन एंड सिम्टम। क्या आपके पास सिम्टम दिया हुआ है और आपके पास साइन दिया हुआ है, आप इन दोनों में कैसे डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है ना। अब पहला जो हम बात करते हैं कि हमारे पास जो सिम्टम होता है, ये क्या इंडिकेट करता है, प्रेजेंस ऑफ डिसीज, कि दे इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ डिसीज, कि ये सिर्फ इंडिकेट करता है कि हाँ डिसीज है, लेकिन ये नहीं बताते कि कौन सी डिसीज है। लेकिन जब हम साइन की बात करते हैं, दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रेजेंस ऑफ ए पर्टिकुलर डिसीज। दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ए पर्टिकुलर डिसीज। है ना सब। सिर्फ सिम्टम से आपको पता लगता है कि हाँ डिसीज है, लेकिन इससे ये पता लगता है कि हाँ कौन सी डिसीज है, ये आपको पता लग जाता है। और फिर हम कहते हैं कि जो सिम्टम है वो क्या है, कि सिम्टम्स आर कोलेक्टिव मैनिफेस्टेशन। क्या है ये, सिम्टम्स आर कोलेक्टिव मैनिफेस्टेशन ऑफ, कि हमारे पास जो डिफरेंट डिसीज हैं उनका जो मैनिफेस्टेशन, उनका जो नुकसान है, उससे हमें एक पर्टिकुलर ये सिम्टम दिखाई दे रहे हैं। मैनिफेस्टेशन ऑफ ए नंबर ऑफ ए डिसीजेस, कि हमारे पास बहुत सारी डिसीज हैं, ऑफ ए पर्टिकुलर पार्ट, ऑफ ए पर्टिकुलर पार्ट, और यू कैन से ऑर्गन। लेकिन उस केस में क्या होगा, यहां पर क्या होगा, वो डिफरेंट डिसीज के लिए डिफरेंट होगा, या हम ऐसा कह सकते हैं दे आर डिस्टिंक्ट फॉर डिफरेंट डिसीज। दे आर डिस्टिंक्ट फॉर डिफरेंट डिसीजेस। क्यों, स्पेसिफिक है, अलग डिसीज के लिए अलग होंगे।
ठीक है, ये नहीं है कि सारों के लिए एक होगा वहां पर, लेकिन यहां सारों के लिए एक हो सकता है, जैसे मैंने आपको हेडेक का एग्जांपल बताया है। क्योंकि आप देख रहे हो कि डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन सिम्टम आपको एक ही दिख रहा है, तो वो क्या हो गया, वो सिम्टम है, लेकिन साइन क्या है, वो कंफर्मेटरी है कि हाँ ये वायरल हो सकता है, ये बैक्टीरियल है, क्योंकि हम टेस्ट करके पता कर रहे हैं कि ये जो काज है किसके कारण है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बेटे, यहां पे लास्ट टॉपिक है हमारा आज का, एक्यूट एंड क्रोनिक डिसीजेस। तो मैं डिफरेंस के माध्यम से आपको इसको बता देता हूं कि एक्यूट क्या होंगी और क्रोनिक डिसीज क्या होंगी। तो हम यहां हेडिंग डालेंगे, एक्यूट एंड क्रोनिक डिसीजेस। देखिए मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से एक्यूट लिखता हूं एक तरफ में और दूसरी तरफ में लिखता हूं क्रोनिक। तो इनको वन बाय वन करेंगे कि क्रोनिक क्या हुई, क्रोनिक डिसीज। इनको याद रखने का तरीका यही है बच्चों, ड्यूरेशन। क्या याद रखने का तरीका है, ड्यूरेशन। कि अगर हम बात करते हैं एक्यूट डिसीज की, कौन सी डिसीज, एक्यूट डिसीजेस, इनका जो ड्यूरेशन है वो क्या होता है, शॉर्ट होता है। इट इज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन डिसीज, इट इज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन डिसीज। थोड़े टाइम के लिए होती है, ये 3 दिन के लिए होगी, 5 दिन के लिए होगी, 1 वीक के लिए होगी, 1 मंथ के लिए होगी, उसको हम क्या कहेंगे, शॉर्ट ड्यूरेशन डिसीज। लेकिन जब हम क्रोनिक की बात करते हैं, क्रोनिक होगी लॉन्ग ड्यूरेशन डिसीज, इट इज लॉन्ग ड्यूरेशन डिसीज। क्या होंगी ये क्रोनिक डिसीज, ये लॉन्ग ड्यूरेशन की डिसीजेस होंगी। सेकंड पॉइंट कि अगर हम बात करते हैं कि अब ये जो डिसीज होंगी किन किन लोगों में हो सकती हैं, और जो क्रोनिक डिसीज है वो किन किन लोगों में हो सकती है। देखिए बच्चों, जब भी हम कहते हैं कि जब क्रोनिक डिसीज है इनका ड्यूरेशन बहुत कम है, तो ये क्या हो सकती है, ये सभी लोगों में हो सकती है। ठीक है ना। दैट मीन्स एवरी पर्सन सफर फ्रॉम एन एक्यूट डिसीज एट वन टाइम, कि एक टाइम में मोर देन मैनी पर्सन कैन सफर। जैसे हम अब कॉमन कोल्ड की बात करते हैं, और कॉमन कोल्ड मीन्स जुकाम किसी को हो जाना, अगर एक को गया तो वो 10 लोगों के एक साथ हो सकता है। और हमें पता है जो कॉमन कोल्ड है वो कैसी डिसीज है, वो एक एक्यूट डिसीज है। क्यों, कॉमन कोल्ड कितने दिन में रहता है, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन या 7 दिन रह सकता है। मीन्स इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 5 to 7 डेज का रहता है। तो हम इसमें सेकंड पॉइंट यही ऐड करेंगे कि एवरी पर्सन कैन सफर फ्रॉम दिस डिसीज, कि हर पर्सन इससे डिसीज होता है एट वन टाइम और अदर टाइम, एक बात। लेकिन जब हम क्रोनिक डिसीज की बात कर सकते हैं कि ओनली सम पर्सन सफर फ्रॉम क्रोनिक डिसीज, ओनली सम persons can suffer from chronic disease, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि पर्सन का इम्यूनिटी कैसा है और उनको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जाता है, इसलिए उसमें कुछ ही लोग उसे सफर करते हैं। फिर बात करते हैं कि अब एक्यूट डिसीज की बात करते हैं दोबारा से, कि हमें पता है कि इसका जो ड्यूरेशन है बड़ा शॉर्ट है। ठीक है ना। इट डज नॉट डैमेज एनी ऑर्गन, इसमें किसी ऑर्गन का डैमेज नहीं होता। बीइंग ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन डज नॉट, क्या कर सकती है, डज नॉट डैमेज एनी ऑर्गन, डज नॉट डैमेज एनी ऑर्गन, किसी भी ऑर्गन को डैमेज नहीं होता। लेकिन जब हम क्रोनिक डिसीज की बात करते हैं, बीइंग ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन
damage, or you can say affected organ being of long duration, damage of affected organ occurs, कि जो ऑर्गन अफेक्टेड है लंबे समय से है तो वो ऑर्गन क्या हो जाएगा, वो अफेक्ट हो जाएगा ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड टाइम, ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड टाइम पीरियड, इसको समय बहुत ज्यादा हो गया है कि वो ऑर्गन काम ही नहीं कर रहा, तो इसलिए वो अफेक्ट हो जाएगा। फिर अगर हम रिकवरी की बात करें, देखिए जितने भी हम जो एक्यूट डिसीज होती हैं उनकी जो रिकवरी है जनरली कंप्लीट हो जाती है आफ्टर द ट्रीटमेंट। रिकवरी ऑफ एक्यूट डिसीजेस कंप्लीट आफ्टर ट्रीटमेंट। अगर आप में से किसी को जुकाम हुआ है, आपने ट्रीटमेंट ले ली, तो उसके बाद उसकी रिकवरी हो जाएगी, लेकिन रिकवरी इज सेल्डम कंप्लीट आफ्टर ट्रीटमेंट। किसमें? क्रोनिक में। रिकवरी इज सेल्डम कंप्लीट इन क्रोनिक डिसीज, इसमें जो रिकवरी है नहीं होती आफ्टर ए ट्रीटमेंट, आफ्टर ट्रीटमेंट। चाहे हमने ट्रीटमेंट भी ले ली है तब भी रिकवरी नहीं होगी। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारे पास कि जब ये डिसीज होगी तो हम कहते हैं कि जब कोई डिसीज किसी को होती है तो चांसेस रहता है कि वेट लॉस हो जाए, और वेट लॉस होने के साथ साथ क्या होगा कि वहां पर वीकनेस आ सकती है। लेकिन जब हम एक्यूट डिसीज की बात कर सकते हैं, अब जैसे मान लो आपको जुकाम हुआ है और एक वीक के लिए हुआ, क्या आपकी बॉडी वेट लूज होगा? नहीं होगा। क्या आपको वीकनेस आएगी? नहीं आएगी। तो दैट मीन्स नो वेट लॉस, ठीक है ना, कोई वेट लॉस नहीं होगा, ठीक है ना, एंड वीकनेस is felt in acute disease, कि किसी को कोई भी ना तो वेट लॉस होता है और ना ही वीकनेस आएगी। लेकिन जब हम बात करते हैं क्रोनिक डिसीज की, क्रोनिक डिसीज में क्या होगा, वहां पर ऑफन वेट लॉस भी होगा एंड पर्सन फील टायर्डनेस। तो यहां पर क्या होगा, ऑफन वेट लॉस अक्सर एंड पर्सन फील टायर्डनेस, थका हुआ महसूस करेगा वो। क्यों? क्योंकि क्रोनिक डिसीज में जो पर्सन होता है, डिसीज पर्सन होता है, वो बेड रिटर्न हो जाता है लॉन्ग टाइम के लिए, इसलिए उसका जो वेट लॉस भी होना शुरू हो जाता है और वो हमेशा थकावट महसूस करता है, ठीक है ना। फिर हम जब अपने वर्क की एफिशिएंसी की बात करते हैं या हम अपने वर्क की कंटिन्यूटी की बात करते हैं, नो इंटरप्शन ऑफ वर्क, कि इसमें ज्यादा इंटरप्शन नहीं होती वर्क में, एंड नो लॉस ऑफ एफिशिएंसी, एंड नो लॉस ऑफ एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी पर भी कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन जब हम क्रोनिक डिसीज की बात कर सकते हैं, यहां पर क्या होगा, इंटरप्शन इन वर्क एंड लॉस ऑफ एफिशिएंसी डिक्रीज्ड। उसमें क्या होगा कि इंटरप्शन मींस वर्क भी बाधित होगा
और एफिशिएंसी में भी डिक्रीज आएगा फॉर लॉन्ग टाइम. So this is about the today's topic, that is acute and chronic disease. तो आज के लिए बच्चों हम इतना ही करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में आप इंतजार कीजिए कि अब हम अगले लेक्चर में अपने काजेज ऑफ द डिसीज की हमारे पास डिफरेंट काजेज कौन कौन से हैं, ठीक है, उनको डिस्कस करेंगे. आज के लिए इतना ही. धन्यवाद. थैंक यू.